अगर ट्रंप की मदद ना होती, अमेरिका का पैसा ना होता, तो इजराइल एक गोली नहीं चला सकता। नोबेल पीस प्राइज अगर ट्रंप को मिला तो यहाँ खुशियां मनाई जाएंगी, इमरान खान को मिला तो कहेंगे यहूदियों की साबित है। 2 नंबर लोग कहते हैं कि गजा ने जंग क्यों छेड़ी। रोज रोज मरने से बेहतर आप मारन ना मरे। बेगैरतों की जिंदगी आप गुजारते होंगे। गजा का एक बच्चा जो है अपना मुल्क छोड़ के, इस बंदे ने बराह रास्त ईरान पे हमला किया तो उन्होंने उसको नोबेल प्राइज से नॉमिनेट किया। लाइव स्ट्रीमिंग ना होती तो काजी हिफाज ऐसा की इज्जत बच जाती। एक फिक्रा लोगों ने सुना है कि ये कर क्या 26 साल में तक नहीं रहना कि पाकिस्तान का ट्रायल ऑफ द सेंचुरी का इजराइल निकल जाएगा, उसकी जगह अमेरिकन फोर्सेज होंगी, पाकिस्तान के शहजादे होंगे, इंडोनेशिया के शहजादे होंगे, कुछ सऊदी अरब के शहजादे होंगे, कतर के कुछ शहजादे बैठेंगे और 2-3 मुल्क लेबनान को देखेंगे और ये उन मुसलमानों को सिखाएंगे अमन से दुनिया कैसे रहेंगे, सरेंडर कैसे रहना, उसके कब्जा उनका होगा, चेहरे इनके होंगे वहां पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हरफ राज में खुश आमदीद। इस प्रोग्राम के मेज़बान उमर बशीर साहब अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से कुछ दिन के लिए गैर हाजिर रहेंगे और उनकी गैर हाज़िरी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूँगा। नाजरीन, गज़ा में जिस इंसानी अलमिये ने जन्म लिया था, अब उस अलमिये को 2 साल हो गए हैं और ये सवाल अभी भी फ़ज़ा में मुअल्लक़ है कि क्या गज़ा में दायमी अमन आएगा। और जब अमन की बात की जाए तो सवाल ये भी पैदा होता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल अमन इनाम लेने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं, क्या उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी? और पाकिस्तान का रुख करेंगे तो 26वीं आइनी तरमीम की जब समाअत है, उस समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दी गई तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ऐसा क्यों कहा कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग लोगों की तालीम देने के लिए शुरू की थी, लेकिन इससे हम एक्सपोज हो गए। और आखिर में इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी और या साहब, गज़ा में क्या दायमी अमन आएगा? देखें, आज 8 अक्टूबर है। 7 और 8 के दरमियानी रात में ये हमला शुरू हुआ था, आज से ठीक 2 साल पहले। और इस 2 सालों के अंदर 365 दिन और 365 दिन एक दोनों के गुजर चुके हुए हैं। इस वक्त मेरे सामने वो कैजुअल्टीज़ की पूरी फिगर हैं, ये जो ड्रॉप साइट ने कैलकुलेट की है। रोज़ाना 92 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। 92। इतना छोटा सा इलाका है, 20 लाख की आबादी है। एटलीस्ट 92 फ़लस्तीनीज़ किल्ड एवरी डे इन गज़ा फॉर 2 स्टेट ईयर्स। और उसने इनकी जो तफसील बताई है वो खौफनाक है। ये गिनना चाहिए क्योंकि मुसलमान अभी बड़े मामे बन रहे हैं सारे के सारे मिल के कि हम अमन लेके आएंगे। तुम 2 साल तमाशा देखते रहे हो, खामोशी तुम से एक शख्स का हिसाब दोगे रोज़े हशर। ये 92 लोग जो है ना, रोज़ाना जितने लोग उस वक़्त उस दिन में जिंदा थे, या क़यामत के दिन जवाबदेह होंगे। जिसको अल्लाह ने बोलने की कुव्वत दी थी वो जवाबदेह होगा, जिसको लिखने की कुव्वत दी थी वो जवाबदेह होगा, जिसको गोली चलाने की, बंदूक चलाने की, एटम बम चलाने की, पैट्रियट मिसाइल चलाने की, दूसरी चीज़ें चलाने की कुव्वत दी थी अल्लाह ताला इसका में, वो जवाब देगा। अल्लाह कहता है कि मैं उसकी इस्तिताअत के मुताबिक पूछूंगा। एक हम अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे, दूसरा हम फ़लस्तीनियों के सामने। फ़लस्तीनियों के साथ अभी हम तो जवाबदेह हैं ही नहीं किसी को। हम जिस पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के जो इक़्तिदार में लोग हैं 1947 से लेके आज तक अवाम के सामने जवाब दें तो अल्लाह के सामने तक बात की बात है ना। वो तो कहते हैं बस अवाम जो है एक बेवकूफ़ हैं, जो कुरान में आता है काला नाम, ये गधे हैं, घोड़े जो कोई अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह उनको इतनी तशबीह है, बल्कि उनसे भी कहता है अल्लाह चौपायों से भी बुरे। पहला वो कहता है गज़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कॉल द पास्ट 2 ईयर गज़ा हेल्थ जेनोसाइड, यानी ये सेहत की सहूलियात का खात्मा है। वो कहते हैं कि ड्यू टू अटैक्स ऑन द हेल्थ सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस गज़ा सिंस अक्टूबर 7, 2023 1701 मेडिकल पर्सन, डॉक्टर्स और नर्सें जो हैं वो शहीद हुए हैं। 1701 एंड 362 हैव बीन अरेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री, और 365 को उठा के ले गए जब अस्पताल पर कब्जा किया जाए। 25 आउट ऑफ 30 टोटल 38 अस्पताल थे, उनमें से 25 अस्पताल जो मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोझ कर दिए गए। उसके बाद
out of with the remaining 13 hospitals are partially operating. The ministry also reported that 55% of the medicines are currently out of the stock. 60% of the medical supplies are out of the stock. यानी 66% वो हैं। और अहम तरीन बात यह है कि 18,000 पेशेंट्स 18,000 वो थे कि जिनको वो ट्रीटमेंट चाहिए थी बाहर जाके मिस्र में ले जाते सुरंगें वगैरह हैं, उनमें से वो कहते हैं कि 5,580 बच्चे थे जो ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो मर गए बेचारे। ठीक, ये उनका बुनियाद। गजा मिनिस्ट्री ऑफ द मीडिया सर्विस मैनेजर इसराइली कंटेक्ट 143 एयर रेड्स ऑन द पास्ट 3 days, किलिंग 16 पीपल, 65 द गजा से। ये जो मीडिया के उनके पर्सनल थे वो जो। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस बाकी चीज़ों की भी उसका उसने जिक्र किया है। मैं इस पे ऊपर रोते धोते हम बहुत रहे हैं, आज के दिन से हम याद करना चाहते हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन बात याद करने वाली जो है वो अल जज़ीरा की रिपोर्ट। जी सर। अल जज़ीरा ने इस 2 साल के अंदर एक रिपोर्ट शाया की है कि अगर ट्रंप की मदद ना होती, अमेरिका का पैसा ना होता, और उसने अपनी रिपोर्ट नहीं भी, उसने अमेरिका के थिंक टैंक की, तो इजराइल एक गोली नहीं चला सकता था। ये जो ट्रंप की झोली में ला के हम बैठे हुए हैं ना, हम कहते हैं अमन लेके आएगा, उसकी क्या, द रिपोर्ट्स विच आर रिलीज बाय द कॉस्ट ऑफ द वॉर प्रोजेक्ट एट द ब्राउन यूनिवर्सिटी फंड। नंबर 1 कहता है जो ब्राउन यूनिवर्सिटी ने कॉस्ट ऑफ द वॉर, उसको कॉस्ट ऑफ द वॉर करके अमेरिकन कॉम को ये वॉर कितने में पड़ी, विदाउट यूएस वेपन एंड मनी, अमेरिका के असले और पैसे गए, इसराइल वुडंट इवन हैव बीन एबल टू सस्टेन इट्स जेनोसाइडल वॉर ऑन गजा, स्टार्ट ए वॉर विद ईरान और रिपीटेडली बॉम्ब यमन। वो जो ख्वाजा आसिफ ने पूछा था ना कि जिस बंदे ने बराह रास्त ईरान पे हमला किया, तुमने उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया क्या उसने नोबेल प्राइज के लिए, तुम इतने शहजादे बनते हो। इसमें उन्होंने जो रिपोर्ट्स जो फाइंडिंग उससे बताई है, उसमें सबसे अहम बताई है कि ये जो सबसे हार्ट रंग फाइंडिंग्स एंड कंपेन रिपोर्ट्स बाय द लिंडा बिलमसी, बहुत बड़ी प्रोफेसर है वॉर के बजटिंग एंड पब्लिक फाइनेंसिंग एट द हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, फाउंड that the US spent a total $31.5 billion to $33.7 billion and counting since September mean military to Israel and US military operations in the region। ये उसने नक्शा दिया US फंडिंग का। इसने टोटल उसने देखा है कि तकरीबन ये कोई 21,000 या $7 बिलियन की एड दी है, मिलिट्री एड दी है। इसमें से 1.3 उनकी थी, बाकी ट्रंप की थी। नोबेल पीस प्राइज विनर, ये देखें, कल को कोई पता नहीं और है। ये उस मामूल की मिलिट्री इमदाद के अलावा है। हाँ, वो अमेरिका जो मामूल में देता है मामूल में उसके अलावा 34 अरब डॉलर। ये स्पेशल देखें ना, ये फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग उन्होंने की है, कोई 18.12 फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग होता है कि आपने वहीं से पैसे लिए, उसके असला वसला खरीद के दे दिए। उसके ऑफशोर प्रिक्योरमेंट, बेल्जियम से हमने असला खरीदना है, इंग्लैंड से असला खरीदना है, फलां जगह से, उसके लिए उसने $725 मिलियन दिए। मिसाइल डिफेंस 5 बिलियन के मिसाइल डिफेंस उसने सर्व किया। रीप्लेनिशिंग द आर्म्स डिलीवर्ड टू इसराइल फ्रॉम यूएस स्टॉक्स, गोलियां खत्म हो गई हैं, बड़े गोले टैंक के खत्म हो गए हैं, ऊपर से पहले गोले खत्म हो गए हैं जी। एमुनिशन प्रोक्योरमेंट 801 मिलियन और 198 मिलियन या बूस्टिंग यूएस आर्म्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, यानी नया को फैक्ट्री लगा दी कि और ज़्यादा बनाया जाए। ये उसने टोटल ये दिए, यानी आप सोचें कि ये उन 65,000 तकरीबन लोग शहीद हुए हैं, 67,000 शहीद हुए हैं, उनकी ये हमने फंडिंग जो है, और हम जो हैं अमेरिका के लाडले, और हम कह रहे हैं कि इस ट्रंप को नोबेल हमने तो हम कमा, अभी भी हमारा तो बस नहीं चलता, हमने उसको निशाने पाक, वो आता नहीं है बेचारा। यूएस मिलिट्री एड टू इसराइल, ये 1959 से 2025 का जिक्र किया है। 59 की वजह यह है कि 59 के बाद उन्होंने वॉर का मूड बनाया था, और 67 में जो उन्होंने वॉर की थी, और ये उसने पूरा 1960 से लेके अब देखें ये 2020 में ये नक्शा नज़र, ये यहाँ तक जाए। 1982 फर्स्ट लेबनान वॉर में उसने सबसे ज़्यादा हुई है, 50 के करीब बिलियन बनती है। और आप ये देखें ये 2020 में उसने देखो ये कहाँ तक ले गया, 60 बिलियन से भी ऊपर चले गए। ये अमेरिकन एड के बाद वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते उसके बगैर, बिल्कुल। अब जो फार्मूला हम बड़े शेर बनते हैं, हमने ये कर दिया और सऊदीज भी दूसरे शेर बनते हैं, इसके ऊपर ये जो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट है वो कहते हैं
कि ट्रम्प्स नेतन्याहू गजा पीस डील प्रॉमिस इंडेफिनिट ऑक्यूपेशन। ये इतनी खौफनाक बात, बहुत खौफनाक बात, यानी इसराइल निकल जाएगा जी, उसकी जगह अमेरिकन फोर्सेज होंगी, ठीक है, पाकिस्तान के शहजादे होंगे, इंडोनेशिया के शहजादे होंगे, कुछ सऊदी अरब के शहजादे होंगे, कतर के कुछ शहजादे बैठेंगे और 2-3 मुल्क लेबनान शबनान के शहजादे देखेंगे और ये उन मुसलमानों को सिखाएंगे अमन से तुमने कैसे रहना है, सुकून से तुमने कैसे रहना है, इत्मीनान से तुमने कैसे रहना है, इसराइल के सामने सरेंडर कैसे रहना है, उसके कब्जा उनका होगा, चेहरे इनके होंगे वहां पर, और ये क्या कहेंगे हम गजा को अमन का गहवारा बनाने चाहते। इसने उसने कहा द बोथ इट्स बोथ वेग एंड फुल ऑफ कंट्राडिक्शन, largely excluding Palestinian involvement while allowing Israel and the US to maintain broad political, military and economic power within the Gaza। माशी जो ताकत है वो भी उसके बाद सियासी कुव्वत भी और फौजी कुव्वत भी, ये किसके पास होगी? इजराइल के पास, और थ्रू अमेरिका होगी, और अमेरिका की कहाँ होगी? थ्रू कलमा तैयबा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है कि पैलेस्टीनियंस माइट बी एबल टू स्टे इन गजा बट दे विल नॉट बी एबल टू रियली गवर्न इट्स अफेयर्स। तुम गुलाम बन के रहोगे, मजबूर बन, वो कहते हैं हम इससे बेहतर है कि हम हमें मौत दे दें। मैं आपको बताऊं, यहाँ पाकिस्तान में क्या मुसलमान उम्मा के अंदर बेशुमार ऐसे 2 नंबर किस्म के लोग थे जो कहते कि गजा ने जंग क्यों छेड़ी। वो मैं पूरी प्रोग्राम किया था मैंने उसको गुज़श्ता 12 साल का, हर साल कम से कम 800-700 बंदे उनके शहीद होते थे। एक तो मैंने उन्होंने किया था कि जब उन्होंने वहाँ पहाड़ी ऊंची है ना, गजा का इलाका ऊंचा है उस साइड पे, इसलिए तो वहाँ पर बच्चों को उन्होंने बिठाया था और जैसे फुलझड़ियाँ नहीं चलती, जैसे आतिशबाजी नहीं होती फोर्ट स्टेडियम में, वैसे वो फ़लस्तीनियों को मार रहे थे, आतिशबाजी का नज़ारा देख रहे थे और उसको लाइव नशर किया जा रहा था। वो कहते थे रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है मार ना मरे, बेगैरतों की ज़िंदगी आप गुजारते होंगे गजा। और गजा ने ये साबित किया है 5000 साल की वॉर की हिस्ट्री के अंदर, लोग जंग अज़ीम अव्वल में भी भागे, मुल्क छोड़ के भागे, पोलिश भाग रहे हैं, जर्मन भाग रहे हैं, जापानीज भाग रहे हैं, लोग हर जगह से भाग, कौन कौन ना दे, हमारे 71-65 में लोग भागे, हर जगह लोग भागे, कौन सी वॉर में नहीं भागे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भागे। गजा का एक बच्चा जो है अपना मुल्क छोड़ के नहीं गया, यहीं मरेंगे। और जिस तरह की उनके बच्चों की बातें सुनते थे, वो जिस किस्म की वो बातें करते थे और किस तरह अपने बच्चों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, छोटे वो बच्चे जिस हौसले से दफन करते थे, ये हौसले क़यामत दिन आपके गले पड़ेंगे। एक तो उसने ये कहा है कि ट्रम्प प्लान अलाउज फॉर इजराइल टू हैव वीटो पावर ड्यूरिंग द मिलिट्री विड्रॉल फेज। अच्छा, यानी वीटो किसको दे दिया है? इसराइल को। हम मिलते करेंगे भाईजान, वो कर लो। उसने कहा नहीं, ये तो ट्रम्प जो 20 पॉइंट है ना जिसमें सागदार साहब बड़े यूं लहरा रहे थे, उसे ट्रम्प ने गिवन वीटो power during the military with terms largely set by the US and Israel. Internal security of the Gaza would then be managed by a so-called international stabilization force led by the US and other Arab states. Stabilization force बनेगी, अमरीकी उसकी क़यादत करेंगे, ब्रिगेडियर उनका होगा, कर्नल साहब हमारे होंगे, उनको इस कॉन्वेंट के पैसे भी मिलेंगे, टीडी भी मिलेगा, बाकी चीज़ें मिलेंगी, हमें भी बहुत कुछ मिलेगा, एक सऊदी अरब का भी साथ होगा। तो इवन आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम गजा द प्लान कॉल्स ए सिक्योरिटी पैरामीटर अराउंड गजा मेंटेन्ड बाय द इसराइली मिलिट्री। अगर अमन हो भी जाए, सुकून हो भी जाए, उनसे असला छीन भी लिया जाए, उसके बावजूद एक कॉर्डन जो है वो वहाँ पर बिल्टअप होता रहेगा। उसके बाद इनडेफिनिट ऑक्यूपेशन ऑफ द गजा, जब चाहेंगे, जब तक चाहे इसराइल। वो कहते हैं नेतन्याहू's गवर्नमेंट हैज हार्डली बीन अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर इन पीस, कभी भी नहीं रही वो किसी तौर पर। ये पूरा एनालिसिस उन्होंने किया। इफ हमास रिजेक्ट्स द सीज़फायर प्रपोजल दैट विल गिव इजराइल द प्रीटेक्स्ट टू जस्ट स्टीम रोल द गजा सिटी। यानी जैसे होता है ना भाप के अंदर पिघला दिया जाए। यानी आज वो कैलकुलेशन में पढ़ रहा था, आज चूँकि आज दिन ऐसा है, 10 दफ़ा जो हिरोशिमा नागासानी की जो वहशत वाली सूरत हाल हुई है, मतलब होता है ना, एक आपने एटम बम फेंका, एक आपने और दूसरे छोटे छोटे फेंके, उन छोटे छोटे जितने हथियारों से आग निकलती है वो सारी अगर मिलाई जाए, इकट्ठी की जाए, तो 10 दफ़ा ज़्यादा होती है बजाय हिरोशिमा और नागासाकी, और वो तो 1 घंटे में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इतने Palestinians today need relief from the genocide
दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड दैट। कोई एक इशारा नहीं है 20 पॉइंट के अंदर कि तुम वहाँ रोटी पहुँचा सकोगे, तुम वहाँ खाना पहुँचा सकोगे, तुम वहाँ कपड़े पहुँचा सकोगे, तुम ये कर सकोगे। सर जो इब्तदाई तौर पे पहले 21 नकात सामने आए थे, बाद में ट्रंप की और नेतन्याहू की मुलाकात हुई तो पता चला कि जी वो 20 नकात हैं, और उस पर फिर इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये तो वो नहीं है जो हम एग्री करके आए थे। इसहाक डार ने कहा है ना, जी शहबाज शरीफ ने जो इतना बड़ा, अभी तो नेतन्याहू से मुलाकात भी नहीं हुई थी, मैंने यहाँ प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा ये 20 पॉइंट उसने लिख दिए 21, इनको उन्होंने अंगूठा रखे ना इधर, इनको कहा ओके। उसके बाद मैंने कहा था ये पेश होंगे उसके वालिद मोहतरम नेतन्याहू को, उससे बकायदा रेड से मैंने दिखाया यहाँ पर, रेड से वो लाइनें नई लिखी, हाथ से लिखी हुई थी, जिसको बाद में उन्होंने बकायदा दुनिया में प्रेस में भी आई हैं कि ये उसने ऐड किया, ये उसने ऐड किया, ये उसने ऐड किया, पूरा बदल के लगा तो क्या करना चाहते। तो एक तो सर ये है कि ये इस सारे मामलात के अंदर हम जिस सूरत हाल में हैं, और हम समझते हैं कि अमेरिका की गोद में बैठ के हमारा सर्वाइवल हो जाएगा। हमें 2 जगह जंग के लिए उन्होंने तैयार किया हुआ है, एक आपने अफ़गानिस्तान में लड़ना है, उसके लिए मैं आपको एक अहम तरीन जो उनकी मीटिंग है ना, अच्छा, उसकी आपको रुदात बताता हूँ। जी सर। जो तमाम जिस वक्त उन्होंने डिफेंस ऑफिशियल वर शॉक्ड एट द कॉस्ट एंड डेंजर ऑफ द असेंबलिंग द मिलिट्री टॉप ऑफिसर्स टू लिसन द मैंडरिंग डायट्स। ये इन्होंने बुलाए हैं मिलिट्री ऑफिसर, 30 सितंबर को इन्होंने बुलाए हैं वाशिंगटन में, तमाम जो सारे जर्नलों को पूरी दुनिया से इकट्ठे जी। इसके सिर्फ मैं आपको हेडिंग सुना देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कहा कि ये क्या नेतन्याहू चाहता क्या था और बाकी लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, उसने मुख्तलिफ जगह गिनाई है। अच्छा, जहाँ वज़ीर वॉर में, ठीक है, ये उसका जो है ना, ये जो है ना, ये जो टीवी का एंकर था ना जी, जिसको उसने वज़ीर वॉर लगाया, ये भी मस्खरा किस्म का आदमी था। ट्रंप भी मस्खरा था, ये भी मस्खरे, सारे मस्खरों की बादशाह बनी हुई है वहाँ पर। उसको कहते हैं हम यूक्रेन वाले को, ये खुद सारे मस्खरे। उसने कहा ट्रंप यूज्ड द डेस्क टू टेक एन एम एट द सिटीज ही क्लेम्ड आर रन बाय द रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स इंक्लूडिंग सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजल्स में। पहले उसने अपने गिरे कि हम अपने मुल्क में, उसने कहा कि मैं अपने मुल्क में फौजों को प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, उसने ये कहा है वी शुड यूज सम ऑफ दीज डेंजरस सिटीज एट ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर आवर मिलिट्री। अब इस वक्त खौफ अमरीकियों को भी छाया हुआ है कि करना क्या चाहता है, क्योंकि उसके नज़दीक तो जितने भी लोग हैं ना, ये जो LGBT वाले और ये जो वुमन एमेंसिपेशन, अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो कहते सारे ये सब उनको, हाँ, वो कहते हैं ये सब 2 नंबर कटे हुए हैं दुनिया के अंदर। आई थिंक वी मे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द बैटलशिप्स बाय द वे ही सेड आई डोंट थिंक इट्स ओल्ड टेक्नोलॉजी व्हेन यू लुक एट दोज गन्स, बट इट्स समथिंग वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैटलशिप, नाइस 6-inch side solid steel, not aluminum. Trump then expressed his fandom of television documentary from 1950. I used to watch Victory at the Sea. I love Victory at the Sea. और उसमें कहता है call this nuclear word, there are 2 nuclear words, we cannot use either of them. ये उसने इनको एक किस्म का उसमें वो कहा है, और फिर उसने वही बात की, no more climate change, no more climate change worship। वो कहता है ये जो उसकी हम पूजा कर रहे हैं ना, कि ये नो मोर डिवीजन, डिस्ट्रक्शन और जेंडर डिल्यूजन, ये जो जेंडर बैंड। अब ये तो या तो ये अजाब अमरीकियों पे उतरा हुआ है और बाकी दुनिया पे भी उतरा हुआ है, लेकिन अगले पते हैं लोग के 15 दिन बहुत अहम है, इसलिए कि आज मिस्र में उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं इसराइल के और उसके कतर, और अगर मिस्र में इसराइल और हमास के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, क्योंकि हमास सर जिस तरह की शराइत आपने बताई हैं, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हमास कैसे, मतलब मेरी बात हुई हमास के कुछ लोगों से, कुछ लोग बहुत साथी दोस्तों में से हैं, इनमें से हमारे मखदूमी साहब भी दोस्त हैं, वो तो यहाँ आते, मेरे 2 मेरे प्रोग्राम में भी आए हैं। फिर मैं खालिद मिशेल से टर्की में मिला हूँ, वो कहते हैं हम किसी भी किस्म की डील करके हम अपने लोगों का सामना कैसे करेंगे। वो कहते हैं तुम लोग तो तुर्की में बहुत खूबसूरत महल तरिस में रहता था खालिद मिशेल, तुम लोग तो कतर में रहते थे, ये कैसे, क्योंकि इसने ये कहा है कि अगर वो नहीं मानते तो कतर को कहा जाएगा कि इनको ठीक करो तुम, और उसके बाद सऊदी अरब को कहा जाएगा तुम इनको ठीक करो, बाकियों को कहा जाएगा तुम इनको ठीक करो। और ये प्रेशर हमारे पे भी आना है, हमारे पे आना है कि तुम ये महाज खोलो, क्योंकि इस वक्त जो आज अब्दुल वकील मुतवक्किल जो है
वो वहाँ पर बैठा है, वहाँ इंडिया में? नहीं, रशिया में बैठा है। उसको रशिया में उसका इस्तकबाल हुआ है ठीक। और रशिया में बाकायदा उसने कहा है कि नो मोर किसी किस्म का अड्डा वड्डा जो है ना हम नहीं देंगे, आप इंसान बनो और आपको हम नहीं। वो तो अफगानिस्तान ने वाजे कर दिया भाई अड्डा उड्डा कोई नहीं। अच्छा, अब वहाँ पर लड़ाई, अब हम पसनी लेने को पड़े हुए। अब ना हम कहते हैं साफ छुपते भी नहीं, सामने पे आते भी नहीं। आज भी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की ये देखें, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेस जो हैं उसके अंदर आज भी पाकिस्तान के पसनी एयरपोर्ट की जो है बातें चली हैं। पाकिस्तान हैज़ क्वाइटली पिच्ड अ बोल्ड आइडिया टू वाशिंगटन टू बिल्ड अ न्यू डीप सी पोर्ट एट पसनी ऑन द अरेबियन सी जस्ट ओवर 100 किलोमीटर। उसके ऊपर मैंने चाइना का भी आपको बताया कि द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्टेड लास्ट वीक, उसने कहा कि चाइना ने इसके ऊपर ख़ास तौर पे बड़ी रिजेंटमेंट का इज़हार किया और लगता ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो किसी न किसी तौर पर अपना हाथ खींचेंगे इसी सूरत में। लेकिन पाकिस्तान जो है अभी यूँ चल रहा है। A new chapter quietly opened in Pakistan's U.S. economic relations. Missouri-based U.S. strategic metals signed a memorandum of understanding with the Pakistani Frontier Works Organization, the Army's engineering arm, to explore cooperation in mineral finding and export. अब दादा करें कि मिनरल के लिए जियोलॉजिकल सर्वे है, पाकिस्तान मिनरल, ये FWO को क्या पता है मिनरल्स क्या होते हैं, और जो फर्म है उसके एसेट ही इतने नहीं हैं कि वो आपके मिनरल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ये मैंने पाकिस्तान के इस वक्त ये निकाले हैं कहाँ पर माइनिंग हमारी जो मिनरल्स किस किस्म की हैं जो अहम है। इसमें जो ज़्यादातर जितनी भी हैं, यहाँ बलूचिस्तान में जो है ना, ये क्रोमाइट है, मार्बल है, जिप्सम है, जेमस्टोन है और कॉपर है और आयरन ओर है। इसमें कोई बड़ी मिनरल्स नहीं है। जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं वो हैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में और यहाँ है नीलम वैली के अंदर। अब गिलगित बल्तिस्तान और जो इसीलिए आपको पता है कि जो हुआ है, आज उन्होंने कुछ 250 बंदों की एक्सेल कंट्रोल लिस्ट निकाल दी है। वो जो लोग थे ना जो उन्होंने मुजाहरा किया था कि वो कश्मीर पे वो दे वांट टू क्रैक डाउन, और वो समझते हैं कि कश्मीर के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ये बुनियादी तौर पर रॉस, कितना आसान है ना, रॉस स्पॉन्सर कह दो, पर रॉस स्पॉन्सर कह दो और कत्ल कर दो, रॉस स्पॉन्सर कह दो मिसिंग पर्सन का बना दो, ये सब कुछ है। अब जो अगले मैंने बताया अगले 15 दिन जो हैं ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़े अंडर प्रेशर, बहुत बड़े डिसिसिव हैं। तो सर अब आते हैं नोबेल अमन इनाम पे, तो उसमें जो है वो चले हमने तो ट्रम्प साहब को नॉमिनेट किया ही है, लेकिन 5 वो कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा लाइकली समझा जा रहा है? देखिए 360 ये 2-3 रिपोर्ट्स हैं, इसमें से 5 नेम्स बीइंग टॉक्ड अबाउट द मोस्ट एज नोबेल पीस प्राइज डेट नियर 10 तारीख। 338 कैंडिडेट हैं इस साल, सही है, जिनमें से 244 लोग हैं और 94 ऑर्गेनाइजेशन, 244 लोग हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों ने नॉमिनेट किए हैं। 12-13 लोगों की ये कमेटी होती है और ये 10 तारीख को जुमे के दिन उन्होंने अनाउंस करना है कि हम कौन सा अमन का नोबेल इनाम जुमे को अनाउंस किया जाएगा। बाकी तो हो रहा है, केमिस्ट्री को हो गया, मैं पहला तो केमिस्ट्री का 6 तारीख हो गया हो रहा है। कल किसी का हुआ है जी? हुआ, कल भी हुआ है। फिजिक्स का हुआ जी, फिजिक्स का, हाँ जी बिल्कुल ठीक, फिजिक्स का पहला फिजिक्स का। तो इसमें उन्होंने ये जो है उन्होंने 10 तारीख को Trump's campaign for the Nobel Peace Prize has been loud and persistent, with the US president consistently using every platform available to explain why he deserves the honor. He deserves, ये deserve का वर्ड बड़ा मानी है। वो कहते हैं कि ये पहला नोबेल प्राइज का जो है नामिनी है कि जो अपना कैंपेन खुद चला रहे हैं। मुझे वो याद आता है अपना वो थे आगा अशर कश्मीरी। तो आगा अशर कश्मीरी को वो कहते हैं कि सदीक साल मैं अपनी एक गज़ल लिख के लगा, तो वो बड़े पसंद आई उनको। तो उसने कहा कि हाजिर साहब से सीख के चले। हम कहते इस तरह कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। अच्छा, कहो मुझसे बेहतर को गज़ल कह सकता है? कहता है मैंने जब यहूदी की लड़की ड्रामा था उनका आगा अशर कश्मीरी, तो बड़े बड़े बैठे हुए थे प्रोड्यूसर, तो मुझे पता था कि वो करेंगे निकालेंगे करते हैं। तो मैंने जाके ऐसे फेंका स्क्रिप्ट, उन्होंने कहा इस वक्त हिंदुस्तान में कोई मुझसे बड़ा ड्रामा लिखने वाला है। तो ट्रम्प भी ये कि मुझसे ज़्यादा कोई इस वक्त, और कह भी रहे हैं कि उसमें लीडर इन इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन याहू और पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल एंड द कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुन मीट आर अमंग दोज। 3 बंदों ने प्रिंस इसको ट्रंप को नॉमिनेट किया है उसके लिए। नंबर 1 लीडर हमारा नेतन्याहू, नंबर 2 फील्ड मार्शल, और नंबर 3 जो कंबोडिया का प्राइम मिनिस्टर है हुन मैनेट आर अमंग दोज हु नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट फॉर द अवार्ड। तो हम 3 उस लाइन में हैं
तो यहूदी मुसलमान भाई भाई हैं ना, बहुत पुराने। हज़रत इब्राहीम की औलाद से हैं, इब्राहिम अकॉर्ड में आते हैं, तो इसलिए हम एक लाइन में करें। अब जब उसकी साइटेशन पढ़ी जाएगी, अगर ये ट्रंप हो गया तो साइटेशन में नाम इकट्ठे बोले जाएंगे कि इन 3 ममालिक ने नॉमिनेट किया है, जनाब इसराइल ने, पाकिस्तान ने और उसके बाद पोप फ्रांसिस है, ये फौत हो गया हुआ है। इसके बारे में एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि पोस्ट थॉमस जो है मरने के बाद जो अवार्ड नहीं देते। तीसरा नाम इमरान खान का चल रहा है। अच्छा, वो हमारे यहाँ ब्लैकआउट है। फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करंटली इन जेल हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द मेंबर ऑफ द पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस PWA एंड द नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी पर्टिनेंट सेंट्रम। अब यहाँ वो कह रहे हैं यहूदी है, एक तो बड़ी सामने 1% यहूदी हैं पूरे यूरोप अमेरिका में, लेकिन किसी को भी वो यहूदियों का एजेंट हो, किसी से बंदा बैठो तो यहूदियों का एजेंट। In a post on X, Petition Center said, "We are pleased to announce on behalf of the pertinent centrum that in an alliance with somebody with the right to nominate, we have nominated Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize for his work with human rights and democracy in Pakistan. Khan was also nominated in 2019 for his efforts to promote peace in South Asia." इमरान खान 2019 में भी नॉमिनेट हो चुका पहली दफ़ा। ये जो नॉर्वे की पार्टी है, इसके बारे में तनकीद ये की ये किसी और के पहले किसी और ने, ये तो उनका अपना पार्टी। मैं गया हूँ नॉर्वे के, मैं वो हॉल भी देखा वहाँ नुसरत फतेह अली की एक तस्वीर जी लगी हुई, उसने परफॉर्म किया हुआ था बड़ी बड़ी में। एलन मस्क को नॉमिनेट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस एडवोकेसी फॉर फ्री स्पीच। अच्छा, ये बात ठीक है, उसके ट्विटर ने दुनिया बदली है। लेकिन सर उसके ट्विटर ने नफरत भी बहुत, नफरत तो रहती है। वो जब बरतानिया में जो फसादात हुए उसमें भी वो भी है, फिर इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो मुजाहरे हुए उसमें वो ट्रंप जाके वो यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर सल्वेनिया said that the petition for the must nominate had been submitted to the Nobel. Gaines also shared the phenomenon. उसके बाद अनवर इब्राहिम, ये बड़ी लंबी जेल है इस बंदे की। ये है मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर जी। ये जिस बड़ा नाम है ना, महातिर मोहम्मद को बड़ा डेमोक्रेटिक और ये अपना डेमोक्रेटिक लीडर, उसने इस बंदे को कम से कम 20 साल जेल रखा था। ये अनवर इब्राहिम वहाँ की जमात इस्लामी का सरबराह है। अच्छा, तो बड़ा मुस्लिम लीडर है, और जिसके सामने शहबाज शरीफ ने वो खुद ही की करबलंद इतना, उसको अल्लामा इकबाल के शेर में वो अनवर। तो एक तो ये है कि नोबेल 10 तारीख को निकल आएगा, क्या होता है देखें क्या होता है। जो भी निकलता है, नोबेल पीस प्राइज एक डूबियस किस्म का है, जिसको 4 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसराइल के वो शेयर करते हैं, इसाक रबीन वगैरह, वो नोबेल पीस प्राइज, जिसको जनाब अपना क्या नाम है वो जो था हेनरी किसिंजर के साथ क्या था, वो जो हेनरी किसिंजर था वज़ीर ख़ारिजा, वियतनाम की वॉर ली डक थू वाला था, उसने नहीं लिया था ली डक थू ने, जिसको मुल्कों से हम नहीं लेते नोबेल प्राइज़, आप रखें जितना रखना चाहते। सार्त्रे ने नोबेल प्राइज़ नहीं लिया था, उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा कि सार्त्रे नोबेल लॉरिएट लिखूँ अपने नाम के आगे। मार्लन ब्रांडो ने नहीं लिया था नोबेल पीस प्राइज़, ने कहा मैं नहीं लेता हूँ, हालांकि उसको उन्होंने बड़े उसके उस पर दिया था, उससे बिल्कुल इनकार कर। तो लंबी लिस्ट है जो ना लेने वालों की, नॉमिनेट करने दें, लेकिन जो भी निकलेगा हमें इतनी बड़ी होगा। ये अगर ट्रंप को मिला तो यहाँ खुशियाँ मनाई जाएंगी, इमरान खान को मिला तो कहेंगे यहूदियों की साजिश। देखें जी, यहूदियों ने अपने बच्चे को, अपने दामाद को, दामादी खत्म हुई अरसा हो गया। पाकिस्तान की अंदर एक तवील अरसे से झूठ की बात चाहते। अच्छा, लोग कहते हैं, मैं आपको बताऊँ सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं, मैं आज कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों की खबरें निकाल लें, उनकी अगर 100 में से 90 खबरें झूठी होंगी तो सोशल मीडिया में 100 में से 50 खबरें झूठी होंगी, 50 सच्ची होंगी। ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी होगी। अगर मैं सही अगर कर लें आप जी। झूठ है जी सोशल मीडिया में, लेकिन जितना झूठ विद पर्पस बोला जाता है, विद कंट्रोल, मतलब मुझे आप बता रहे थे वो 92 वाले के एक पिछले दिनों एक जगह पे एक खातून जो थी, उसने वहाँ देखा कि पुल जो है, ये जो पुल जो है वो अपना बिल्कुल टूटने वाला, बंद टूटने वाला है, और इस दौरान खबर चल रही थी तो टीवी के ऊपर अचानक असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ आई, उसने कहा कि अभी चीज़ें पहुँच नहीं हैं, आप यहाँ हट जाएँ, यहाँ बुलडोज़र आने वाला है, सारा कुछ आने वाला है। वो पीछे हट गई। उसके बाद सारे टीवी चैनल को खबर दी गई पंजाब के उस्मा बुखारी के दफ्तर से कि वहाँ पर मरियम औरंगज़ेब भी पहुँच गई है और बुलडोज़र भी पहुँच गया और सब कुछ। वो
हेड ऑफ द न्यूज़ में नाम लेता उसका बेचारा कैसे मसला है। अब आपने चैनल का नाम ले दिया तो लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उससे पूछा, उससे खातून से, उसने कहा मैं तो इधर खड़ी हूँ, यहाँ तो आई कोई नहीं, लेकिन मुझे कैमरे से हटा दिया। तो जो कुछ झूठ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोला जा रहा है, और जितने झूठ के प्रोत ला के बिठा दिए तजिया निकाल जो, उससे सोशल मीडिया जो है ना अब पवित्र लगने लग गया, पाक लगने लग गया। सर अब पाकिस्तान का रुख करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम की समाअत जारी है, लाइव समाअत नशर भी की जा रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जब हमने ये इजाज़त दी तो हम तो लोगों को तालीम देना चाहते थे, लेकिन हम एक्सपोज हो गए। क्या एक्सपोज हो गए सर? जैसे जमाल मंदोखेल साहब जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, ये कॉमर्स में पढ़ते होते थे उस वक्त, फिर उसके बाद वहाँ आ गया उन्होंने, मैं ख्याल मंसूर कुद्दीन को वो पढ़ाता था, मैं एक दो दफ़ा रिसर्च की क्लासेस भी लेने गया हूँ होनहार वाले। मान लो फिर पठान की एक बात होती है, कोई बात सच कह रहता है, बेच उसका अपना नुकसान हो जाए, तो उन्होंने बड़ी सही बात की, उससे हम एक्सपोज हो गए। लाइव स्ट्रीमिंग ना होती तो काजी फायद ऐसा की गई खुनी कोई इज्जत बच जाती। एक एक फिक्रा लोगों ने सुना है कि ये कर क्या रहा है, बल्ले वाले उसके निशान के बारे में, उससे पहले वाले के अंदर जो उसने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में हर उसकी नफ़रत, उसका बुग़्ज़, उसकी चीज़ों को रूल को ख़त्म करना, अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग न होती तो कुदरत ने इसको कहा ओवर कॉन्फिडेंस है ना मुझे। अब ये जो इशू है इसके बारे में, ये 26वां तरमीम जो है ना, ये पाकिस्तान का ट्रायल ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, दुनिया का कोई अदारा हो, चाहे पाकिस्तान के कोई अदारा हो, कोई भी अपनी तबाही ऐसी मुस्तकिल तौर पे नहीं चाहता। मसलन सबसे ज़्यादा जो है हमले 1947 से लेके अब तक ब्यूरोक्रेसी पे हुए। ठीक है, पहले इंतज़ामी हमले सारे नहीं, तबाह बर्बाद किया भाई आप मैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रिगेन किया है बाद में। ये नहीं होता कि सिर्फ अदारा एक ही होता है जो अपने आप को बचा सकता है, और वो अदारा तो इतना कमज़ोर है कि अगर पाकिस्तान के इंतज़ामिया साथ न दे तो ये घर में जाके छापा नहीं मार सकते। इलीट के फोर्सेस नाल चल रही होती हैं, ये एसपी साथ लेके चलता होता है, ये एसी बताता है फलां यहाँ रह रहा है, ये उनको 4 एजेंसी के लोग इसको उठा कर भी नहीं जा सकते। एक थाने जितनी नफरी होती है एक एजेंसी के उसके अंदर, जबकि कम से कम 200 थाना होता है लाहौर शहर के अंदर। तो इसके ऊपर 1900 वो कमीशन रिपोर्ट बनाई, अयूब खान चाहता था कि मैं इनको कहीं तबाह करूं, इसलिए कि वो जब कप्तान था तो वो उस वक्त तो होता था कि डिप्टी कमिश्नर के घर पे झंडा रहता था, उसकी गाड़ी पे झंडा रहता था, उसके दफ्तर पे झंडा रहता था, ये कप्तान। वो तो बेचारे ऐसे होते थे, आज भी डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता झंडा। तो बड़ा उसको ये पहले तो उसने अप्लाई किया जिमखाना की मेंबरशिप, उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि भाईजान मतलब आदमी बड़े बंदे को जर्नैल ले आओ। फिर उसने पंजाब क्लब की मेंबरशिप को अप्लाई किया अयूब खान, वो उन्होंने इनकार कर दिया उससे। ये भी तो अकड़फू में फ़िरौन थे ना सारे सिविल सर्विस वाले। उसने आते ही पहला काम ये किया कि जिमखाना जो होता था, आपको पता कहाँ होता था? जहाँ कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है। अच्छा, उसने बिल्डिंग खाली करो ओके, और उनको ज़मीन दी, उसका जब बनाओ अपना। और पंजाब क्लब होता था जहाँ स्टाफ कॉलेज है, ये जो उसके सामने है ना, अपना पीसी के सामने यहाँ होता था, का खाली करो। उन चारों को इसके साथ ना पंजाब क्लब को जहाँ दी, ये तो ये उसने। फिर उसने एक कमीशन बनाया उसका, कॉर्नेलियस सिविल सर्विस का बंदा था, लेकिन था बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा नाम लेते हैं लोग उसका कि जो एक ईसाई जज, तो ये याह्या खान का वज़ीर कानून था 3 साल, और याह्या खान का आइन उसने लिख के दिया था। ठीक है, हम कहते हैं कॉर्नेलियस, ये बुत बनाए हुए लोगों ने, और सिर्फ इस्लाम दुश्मनी में, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। तो कॉर्नेलियस को देखो जी क्या बात है, इस्लाम, उसने इस्लामी कानून बना कर दिया था याह्या खान को, तू नाफिज कर। तो ये, और पता है कब नाफिज हो रहा था? 17 दिसंबर को। 16 को ढाका फॉल हो गया था, 17 को यहाँ इस्लाम नाफिज कर रहा था कॉर्नेलियस का आइन और याह्या खान। तो कॉर्नेलियस ने एक रिपोर्ट बनाई, उसने कहा कि ये बहुत बेईमान हो गए हैं, हमको ये कर दो, डिप्टी कमिश्नरी ख़त्म कर दो। वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे, अयूब खान से काम ले रहा था, वो तो चलता, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी वो उसको इम्प्लीमेंट किया याह्या खान ने आके। उसने 303 कहते वो निकाल दिया उससे, ठीक है, जो इधर चला गया बेचारा इधर। मुस्तफा ज़ैदी साहब भी उसी में गए थे, मशहूर शायर था। फिर उसके बाद भुट्टो आ गया अलग। भुट्टो की तो इतनी शदीद नफरतें थी, मतलब अल्ताफ़ गौर को इसलिए उसने नौकरी, 1400 बंदे निकाले थे, अल्ताफ़ गौर को इसलिए नौकरी निकाला कि ये लाइसेंस लेने गया था, 26 उसके पास लाइसेंस थे भुट्टो के पास। तो अल्ताफ़ गौर ने पास तुम्हारे पास पहले 26 में किसी को हक मार के क्यों दूँ, उसने इनकार।
एक हमारे और होते थे बिशारत रसूल साहब, वो डीसी लाड़काना थे, उधर उसको ट्रैक्टर आते थे सरकारी, तो भुट्टो ने कहा था कि मेरी ज़मीन पे ये सरकारी ट्रैक्टर चलाने के लिए भेज दो। उसने कहा तुम्हारा हक नहीं बनता, ये तो गरीब मुजारे के लिए। उसने आते उसको भी निकाल दिया। तो भुट्टो पे ट्रैक्टर के इस्तेमाल का केस भी बना था। हाँ वैसा बना था, यकीन बना होगा। तो ये सारे का तो उनको तबाह किया। उसके बाद उन्होंने पूरा CSP क्लास ख़त्म कर दी। एक वकार अहमद होते थे, उनको लगाया, उन्होंने सारे ग्रुप बना दिए, सबको बराबर कर दिया, अकाउंट्स वाला भी बराबर, फलाना बराबर। वहाँ से सिविल सर्विस अकेडमी से निकाल के वाल्टर में ट्रेनिंग ली, वाल्टर में बना दी। साल आया, वो वापस डिप्टी कमिश्नर भी वापस आ गया, सब कुछ आ गया, हर चीज़ सबको वापस। उसके बाद मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ ने नाज़मों को चढ़ाया, उनको कहा तुम मियाँ अमर ऊपर नीचे सारे। वो इन्होंने ऐसा वो एक नाज़म को यूँ पकड़ के निचोड़ा कि वो जो गंदा काम वो नाज़म से करवाते थे, खुद अच्छे यार मैं क्या करूँ, मेरे तो ताकत ही नहीं है। अब देखें ना, वो मियाँ अमर राई हैं, तुम कश्मीरी हो तो तुम्हारे साथ तुझे होना ही है। वो हर जगह यही होता था। वो जनाब तो तुम रईसानी है, देखो रेंज या नाज़म है, जब तुम ये नाज़म नहीं बदलता। वो इंडिपेंडेंट ऑफिस को ख़त्म किया। जनवीर नकवी ने पूरी मेहनत की थी तबाह करने की, आखिर वापस आ गया। वो डिप्टी कमिश्नर लग गया, वो DCO के चला गया, हाँ वो पुराना सब खत्म। तो इंस्टीट्यूशन अपने आप को रीगेन करता है। पाकिस्तान की जुडिशरी पे इंडिविजुअल लेवल पे हमला हुआ है, कलेक्टिव हमला इन्होंने पहली दफ़ा किया है। अब कलेक्टिव हमले के बाद एक सीरियस थिंकिंग आ गई है कि अगर हम आज नहीं बच सके अपने आप को, तो कल फिर हम फैसला नहीं लिखेंगे, फैसला वही लिखेगा कि जो बेंच बनाएगा। अच्छा। इसलिए इससे पहले कि कहीं से फैसला टाइप करके आए और हम दरख्वास्त दें और साइन करें, क्योंकि लोगों के अंदर ये अब तय हो गया है कि जब जज के पास जाने के बेहतर है, वकील के पास जाने से बेहतर है उस बड़े फाटक के अंदर जाके एक साहब को सलाम करो, सर गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, मदद करें सर। जज करो ना ज़रा, थोड़ा कोई बात, बुलाओ बड़ी को बुलाओ यार, उसको जज को बताओ, ये फैसला कर दो, हाँ बता देना उसको, मेरा बता देना, चूँ चूँ करे फिर बताना। अब तो सर जजेस खुद दरख्वास्तें लेके ये वाली सूरत दरख्वास्त गुजार बन चुके हैं जी। ये जो 6 लोगों की दरख्वास्त है यही है कि तुम ये क्यों नहीं करते हो। जो शौकत सिद्दीकी लेके निकला था यही लेके निकला। अब उनको इंस्टीट्यूशन, अब मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन सेविंग की जो एक तहरीक, क्योंकि जो उसने कहा है ना फैसल ने कि मैं आप 2 महीने आपके रह गए हैं, तो मैं चाहता था कि आपके सुनूँ आपसे, मेरा ख्याल है उसने फिर कहा 2 महीने से कम रह गए हैं। तो जिससे मीनुद्दीन जो है उसके फैसले पड़े, बहुत ज़हीन आदमी है। कोई भी आदमी जो है वो कभी भी अपनी कीमत लगा ही नहीं सकता जब तक वो ज़हीन ना हो, खा वो पटवारी हो, खा वो जो नलायक आदमी होता है उसकी कोई वो बेईमान भी नहीं हो सकता, वो अपनी कीमत भी नहीं, नलायक आदमी बेईमान भी नहीं हो सकता। क्या ज़बरदस्त बात, नहीं हो सकता। तो वो बंदा चुनता ही क्लेवर आदमी को ना, वो कैसे तरीके से आपको कर सकता। तो मुझे लगता है कि या तो ये अब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगा, वहाँ होने हैं आर्गूमेंट, सारी दुनिया देख रही होगी, अब वहाँ वो चला जाएगा फुल बेंच के अंदर। अब फुल बेंच में जो है एक तरफ सारे जज हैं, एक तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मफाद है चीफ जस्टिस का। लेकिन मसला सारा ये है कि अगर वो सेक्रीफाइस कर लें तो अगर रेगुलर 24 तरमीम वापस होती है तो याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस तो लगना ही लगना है। सिर्फ ये है कि कुछ अर्से के लिए ये लगेंगे, बाकी देखिए जब सज्जाद अली शाह को उन्होंने उतारा था जस्टिस, तो आ गए थे ना वो पहले, हालांकि सीनियर लगे हुए थे ना, उसके काम कर रहे थे, अब्दुल्ला भी कर रहे थे, उससे तो फैसले भी अब इस तरह के आने शुरू हो गए हैं। खालिद जमील का आपने फैसला देखा एक दिन के अंदर, यूट्यूब का जिस तरह उन्होंने फैसला किया तो सारे का सारा फैसला उन्होंने उड़ाया। तो नीचे भी कोई शख्स भी किसी दूसरे के लिए अपनी पगड़ी ख्वाब नहीं करता, अपने कपड़े मैले नहीं करता, अपने अदारे के कपड़े मैले नहीं करता। एक ज़माने में जब वकीलों की शुरू हुई थी ना, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी के बाद, तो वकीलों का जो होता था ना, वो जो चेयरमैन होता था, सर क्या था, प्रेसिडेंट बाहर, वो जाता था, वो थप्पड़ भी मारता था और काम कराता था। फिर उनको पता चल गया कि अगर वकीलों को जाते रहें, फिर आपको पता है वकीलों के कितने केस बने को 15 वकील तो मेरे साथ जेल में थे और 6-6 महीने से जेल में थे, और उनकी बेल ने तो रोते थे बैठ के कि जज हमसे पर्सनल हुए हैं। मैंने कहा तुमने किया क्या था? कहता मैंने जूता मारा था। तो मैंने कहा पर्सनल नहीं होगा, तुम्हें घर में बिठाएगा वो आके। तो वकीलों को निकल अब की है। और सबसे बड़ी बात तो सबसे वीक वो बंदा होता है कि पब्लिक में जिसके फेस ना हो।
आपने अगर एक आदमी को, मेरे घर जब मुझे उठाने आए थे तो 50 बंदे एलीट फोर्स के थे, जी। वो एलीट फोर्स के ना चलते तो मुझे को पकड़ सकता था। वो रैकियाँ और सारा, ये FIA को जो उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है कि कोई शख्स, कोई बड़ा अफसर जो है वो खुद जाके अपना लाठीचार्ज नहीं करता, कोई जाके वहाँ आंसू गैस नहीं फेंक, ये गुलाम बने होते हैं। और जिस दिन ये पीछा छोड़ दें और जिस दिन जुडिशरी इस तरह के फैसले करना शुरू कर दे, मामला खत्म। और एक और बात बताऊँ, बुरी से बुरी भी अमेंडमेंट कर लें 26, अगर इनको जजों को कोई ईमानदाराना फैसले करने से नहीं रोक सकते। फैसला तो जज ने करना है, तरमीम ने तो नहीं करना, वो तो यही बेंच बना सकते हैं ना। और कोई 6 के 6 जो बेंच वो बनाएं, वो कहें हमने ये फैसला करा, तो आप क्या कर लोगे? आप कोई इंडिया से जज तो बरामद नहीं करोगे। आप ये तो नहीं कहोगे 3 मेजर 4 कर्नल 5 जेब उनको जज लगा दिया जाए, वो तो आप आर्मी कोर्ट में तो कर लोगे, लेकिन वो भी चैलेंज हो जाती है उसका। आप ये तो नहीं कर सकते कि 15 पुलिस वालों को कहें जी IG साहब आज चीफ जस्टिस का हलफ ले ले बलूचिस्तान उसका पंजाब का, या वो अपना क्या नाम है वो जो चीफ सेक्रेटरी जो है वो चीफ जस्टिस का हलफ ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक सिस्टम के अंदर हर अदारे की उतनी ही इज्जत होती है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा हमला जुडिशरी पे हुआ है और दूसरा हुआ है मीडिया में। और मीडिया की अब जब सर्वाइवल आनी है ना, वो बड़ी खौफनाक होनी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जितने चैनल्स हैं ना, ये चैनल एक दिन साफियों ने ख़रीद लेने हैं। ये फिर घी वाला, चीनी वाला, कॉलेज वाला, फलाने वाला ये नहीं चला सकते। और ये साहब बहुत शुक्रिया आपके गुफ्तगू से मैंने नतीजा ये निकाला कि अदलिया अपने वकार की बहाली के लिए वो 26वीं आईनी तहरीक को ख़त्म कर देगी। ख़त्म करे ना, शुरू हो गई है, ख़त्म करने थे, रौला शुरू हो गया है, रौला शुरू हो गया। नाजरीन, आज की नशिस्त से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।